दूसरा, जन केंद्रित लोकतंत्र का विचार चल रहा था। दूसरा, इवन देयर वाज अ पीपल्स डेमोक्रेसी, और पीपल्स डेमोक्रेसी के नाम पर क्या हो गया? एक दल का शासन, वन पार्टी गवर्नमेंट, और डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, एक दल का शासन। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट, वन पार्टी गवर्नमेंट, सर्वहारा वर्ग का शासन था, एक दल का अधिनायकत्व था, ऐसा बाकायदा कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी में देखा गया। अब आप देखेंगे दोनों तरफ प्रॉब्लम आ गई, और जितने भी डेमोक्रेसी के ऑल्टरनेटिव मॉडल बताने वाले लोग थे, उन सब लोगों ने इसके खिलाफ अपना रिएक्शन दिया। उनका नहीं भाई, ये तो लोकतंत्र का विचार ठीक नहीं है। इसलिए अब कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम थी? स्वतंत्रता दबा दी गई, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन रहे ही नहीं, पार्टी प्रसंगों को काम नहीं करने दिया गया, और डेमोक्रेसी का मर्म होता है असहमति, डिसएग्रीमेंट, क्रिटिसिज्म। असहमति होना, आलोचना होना, विवाद होना, यह डेमोक्रेसी का मूल मतलब है, जो यहां से गायब हो गया। यहां तो बस एक ही आवाज, साम्यवाद, एक ही बात, एक ही नेता, एक ही आवाज, एक ही पॉलिसी, तो एक ही प्रेस, एक ही सेना। इवन जबकि अभी देखिए डाइवर्सिटी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी किसकी? फैशन की या विचारों की? विचारों की। यहां तक कि फैशन का विचार भी आगे बढ़ाया जाए, बाकी विचार भी आगे बढ़ाए जाएं। लेट्स डिसाइड दैट हु विल प्रिवेल। अब यहां पे आप देखेंगे ये दोनों समस्याएं, इसलिए जितने भी ऑल्टरनेटिव मॉडल है उनका दो ही ध्यान है। एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के दुष्परिणाम पर इनका ध्यान है पहला, और दूसरा कहां ध्यान है? साम्यवादी पूंजीवाद, साम्यवादी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की समस्या को हल करने पर। इन्हीं दो चीजों को ध्यान रखते हुए डिलिबरेट डेमोक्रेसी ने भी ऑल्टरनेट बनाया, और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेट्स भी ऑल्टरनेट की बात करते हैं। कॉन्टेक्स्ट वही है, लिखने का संदर्भ वही है, और लास्ट में तो हम कंपेयर भी करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेटिव एंड डिलिबरेटिव। आपको बहुत कहना कि बहुत अंतर है, ऐसा दिखता तो नहीं, लेकिन शुरुआत करें कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी कॉन्टेक्स्ट क्या है? पहला कॉन्टेक्स्ट इधर हो गया, मीनिंग क्या है? अच्छा, नाम क्या है? पार्टिसिपेटिव। और याद रखिए, अगर हम मैकफरसन से बात शुरू करें तो मैकफरसन ने अपनी किताब लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी में लोकतंत्र के 4 मॉडल बताए, जिसमें 3 मैंने आपको बता दिया है। जब हम पार्टिसिपेटिव बात करते हैं, शब्द पार्टिसिपेटिव आया कहां से? तो वेरियस पीपल आर देयर। तो मैकफरसन ने याद रखिए आया कहां से? मैकफरसन ने बुक लिखी लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। Macpherson wrote a book that is known as The Life and Time of Liberal Democracy. और लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी में he spoke about the 4 models of democracy, and that 4 models include प्रोटेक्टिव, संरक्षणात्मक मॉडल। ये हमने बताया कि नहीं आपको? संरक्षणात्मक मॉडल लोकतंत्र का बताया या नहीं बताया? धीरज क्यों बोल रहे हैं? कल ही तो भी बताया। दूसरा डेवलपमेंटल, बताया कि नहीं बताया? बताया नहीं बताया? धीरज क्यों बोल रहे हैं? बताया नहीं बताया?
नाश्ता वास्ता नहीं किए क्या? ब्रेकफास्ट से होते? आगे से के लोग क्यों नहीं बोल रहे? नहीं बताया, नहीं बताया। तीसरा, इक्विलिब्रियम मॉडल, साम्यावस्थावादी मॉडल, बताया नहीं बताया? ये तीन मैंने कल बता दिया था, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बताते हुए। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के तीन मॉडल हैं जो हमने कल आपको बता दिया था, तीनों। एक बार पलट के देख लीजिएगा। अब चौथा मॉडल जो मैकफरसन ने बताया, चौथा क्या है? पार्टिसिपेटिव। चौथा पार्टिसिपेटिव है। चौथा पार्टिसिपेटिव है। इसका मतलब है ये तीनों क्या हो गए? परंपरागत लिबरल डेमोक्रेसी। और तीनों क्या है? रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। All three belongs to the representative model of democracy. ये सारे रिप्रेजेंटेटिव मॉडल की बात करते हैं। और याद रखिए, मैकफरसन ने वही बात कह दी। मैकफरसन ने वही बात कह दी कि आखिर में इसमें खामी क्या है। पहला, वही बात जो हमने डिलिबरेशन में बताया था वही यहां पे भी है। तो खामी क्या है? व्हाट इज ड्रॉबैक? तो पहला, उदारवादी लोकतंत्र। उदारवादी लोकतंत्र मूलतः मत केंद्रित लोकतंत्र है। लिबरल डेमोक्रेसी is in fact is a vote centric democracy. उदारवादी लोकतंत्र मूलतः मत केंद्रित लोकतंत्र है। इट इज इन फैक्ट अ वोट सेंट्रिक डेमोक्रेसी। और पूंजीवादी बाजारवादी अर्थव्यवस्था के साथ कार्य करता है। इट इज एसोसिएटेड विथ द कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी। और ये पूंजीवादी बाजारवादी व्यवस्था के साथ कार्य करता है। अब आप देखेंगे वही तो प्रॉब्लम हो गई भाई। हर सिस्टम की प्रॉब्लम क्या रही है? कैपिटलिस्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं तीनों। और कल हमने इक्विलिब्रियम मॉडल देखा होगा कि शुम्पीटर ने, थेडाउस ने तो लोकतंत्र को बाजार का पर्याय मान लिया। मैकफरसन को इसी बात पे ऑब्जेक्शन है। सवाल ये है, जब कहते हैं पार्टिसिपेटिव, इस सहभागी का मतलब क्या है? अच्छा, लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन होता है या नहीं? अब बताइए, लोकतंत्र का मूल मर्म क्या है? पार्टिसिपेशन या इंस्टीट्यूशन? किसका? अभी प्रधानमंत्री का मैं भाषण सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे यहां था पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फोर्थ पी इज रिक्वायर्ड, पीपल्स पार्टिसिपेशन। बड़ी बात है। तो आप कहेंगे यार अच्छा, लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन, दो बात ध्यान में रखने की है, इंस्टीट्यूशन इज इंपॉर्टेंट और पार्टिसिपेशन। किसका पार्टिसिपेशन? किसका? कैसे? अब मतदान के द्वारा पार्टिसिपेशन तो होता ही है। व्हाट काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन? अब याद रखिए, इसका मतलब है वोटिंग इज अ मीन्स ऑफ पार्टिसिपेशन। मतदान तो सहभागिता का एक रूप है, बट वोटिंग इज अ नैरोवर मीन्स ऑफ पार्टिसिपेशन। मतदान सहभागिता का संकीर्ण रूप है। इसका विस्तार कैसे किया जाए, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए,
इसी पर पूरा ध्यान पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का है। इसका मतलब है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? तो सवाल है कि पार्लियामेंट रहेगी या नहीं रहेगी? पार्लियामेंट रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी। संविधान रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं 1970 के दशक में यूरोप में संविधान भी है, मतदान भी है, इंस्टीट्यूशन भी है, वो सब चीजें तो पहले से इंटैक्ट हैं। व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड? पार्टिसिपेशन। इसलिए ये इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करते और वोटिंग पर बहुत इनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान है वोटिंग हो, ठीक है, वोटिंग तो ठीक है। तो सवाल है कि पार्टिसिपेशन के मतलब क्या है, उनको इंस्पिरेशन कहां से मिला? तो पहले देखें पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है। अगला फिर अगला बारबारा, सॉरी बेंजामिन बार्बर, बेंजामिन बार्बर ने सहभागी लोकतंत्र को स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, शक्तिशाली लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र को शक्तिशाली लोकतंत्र के रूप में चित्रित किया। बेंजामिन बार्बर ने सहभागी लोकतंत्र को शक्तिशाली लोकतंत्र के रूप में चित्रित किया। फॉर बेंजामिन बार्बर, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इज अदर नेम ऑफ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। और अब देखेंगे पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी क्यों है? इसका मतलब है वीक डेमोक्रेसी कौन है? जहां पे केवल वोट होगा। डेमोक्रेसी कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगी? लोगों के पार्टिसिपेशन से या 100% वोटिंग से? हमारा इलेक्शन कमीशन पूरा दम कहां लगाता है? वोटिंग वोटिंग वोटिंग। इवन पार्टिसिपेशन once in a 5 year is a weak meaning of democracy. What is strong democracy? Participation नहीं, active participation। अगला point, there is a difference between participation and active participation। तो अगला, लोकतंत्र शक्तिशाली तब होगा जब नागरिकों की सक्रिय सहभागिता होगी। देयर विल बी एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो अगर आप देखेंगे कि व्हाट डज इट मीन बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन, या नागरिकों की सक्रिय सहभागिता होगी, उसे को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा। आप याद रखिए पार्टिसिपेशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन में क्या फर्क है? कि वेरेवर देयर इज क्वेश्चन ऑफ पार्टिसिपेशन, वोटिंग इज अ मीन्स ऑफ पार्टिसिपेशन। मतदान हो रहा है। एंड व्हाई इट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन? सक्रिय सहभागिता क्या है? व्हाई इट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन? नंबर 1, आप कभी धरना प्रदर्शन करने गए कि नहीं? इसीलिए एक्टिव पार्टिसिपेशन में चलो जंतर मंतर धरना करने, रैली करने। और याद रखिए कि आप जैसे लोग हमेशा सोचेंगे पढ़ते रह जाएं। हम लोग क्या सोचते हैं? पढ़ाने लिखाने से मतलब है, बाकी नेतागिरी नहीं। नेतागिरी जरूरी है। नेतागिरी तो हमारे पूरे समाज को प्रभावित कर रही दोस्तों। और जब नेतागिरी छोड़ देंगे तो पढ़ने लिख का फायदा क्या होगा? हमारे ऊपर शासक कौन बन जाएगा?
यू नीड एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसीलिए क्लास करिए, 2 घंटा समय निकालिए धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए, व्यवस्था में बदलाव के लिए। और हम क्या क्लास में बता देते हैं ना, पढ़ने लिखने से मतलब रखो, अच्छे स्टूडेंट की तरह धरना रे करना नहीं, पढ़े लिखे जरूरी है, धरना ही सबसे जरूरी। तो 2 घंटे समय निकालिए किसके लिए? धरना, रैली, प्रदर्शन, जिंदाबाद। अरे दोस्तों, हम इस देश के मालिक हैं, केवल वोट देकर चुप हो जाएंगे? बाकी भी पार्टिसिपेशन करेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे। एक हमें पढ़ना है, करना नहीं है, लेकिन ये जरूरी है दोस्तों। यार पॉलिटिकल स्टंट होके सब नहीं करेंगे तो इसका मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या है? पार्टिसिपेशन थ्रू सोशल मूवमेंट, सामाजिक आंदोलनों से पार्टिसिपेशन करना। सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से पार्टिसिपेशन, दैट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन। और एक्टिव कैसे है? और जैसे आप देखेंगे सामाजिक आंदोलन में सारी वुमेन्स मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, और देखेंगे ग्लोबलाइजेशन खिलाफ मूवमेंट करना। इसलिए जो छात्र आंदोलन में, अच्छा लोग कई बार कहते हैं ये जेएनयू के छात्र यार पढ़ते हैं, आंदोलन करते हैं। यही तो पढ़ने का सही मतलब है। पढ़ने क्या मतलब है दोस्तों? उस किताब कमरे में लेकर बैठे रहे, 2 का 2, 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8। यही तो बदलना है दोस्तों। यही पूंजीवादी षड्यंत्र है कि युवा जनता कमरे में बैठ जाए। जिस दिन युवा जनता सड़कों पर आ जाएगी, परिवर्तन उसी दिन होगा। ये परिवर्तन का फॉर्मूला है, लेकिन पूंजीवाद हमें फंसा दे रहा है। चलो मेक इन इंडिया करो। अरे मेक इन इंडिया तब करेंगे जब शासन बदलेगा। वो करें खिलौना बनाओ, खिलौना बनाकर क्या करेंगे? खिलौना बनाया, पहले देश को बनाए। देश को बनाने के लिए पॉलिटिक्स जरूरी है कि नहीं दोस्तों? और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सोशल मूवमेंट दूसरा, पार्टिसिपेशन थ्रू रेफरेंडम, यानी अलग अलग तरीके अपनाए जाए। रेफरेंडम हो, रिकॉल हो, इनिशिएटिव हो, जैसा स्विट्जरलैंड में अपनाया जाता है। रेफरेंडम का मतलब होता है किसी विधि पर आम जनता की राय जानना, नोइंग द पीपल्स ओपिनियन ओवर एनी लॉ, दैट इज रेफरेंडम। आजकल तो रेफरेंडम पॉलिटिकल इशू के लिए किया जाता है। ब्रिटेन ब्रेक्जिट का पार्ट रहेगा नहीं रहेगा, हु विल डिसाइड? पार्लियामेंट और वोटर? आम जनता ने रेफरेंडम किया। रेफरेंडम इज अ मीन ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन। और रिकॉल क्या है? निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल से पहले बुला लेना। रिकॉलिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर, दैट इज रिकॉल। अपने जनप्रतिनिधियों को कार्यकाल से पहले बुला लेना। इनिशिएटिव, आरंभ करना। किसका आरंभ करना? शुभारंभ करना, आरंभ करना विधि के निर्माण का। यानी इनिशिएटिव मीन्स इट इज पीपुल्स इनिशिएशन फॉर लॉ मेकिंग। विधि के निर्माण के लिए जनता का आरंभ, और जब जनता जो कहेगी वही पार्लियामेंट विधि बनाएगी। इसलिए आप देखेंगे बेंजामिन बाउरबर ने कहा ये स्ट्रांग डेमोक्रेसी है। स्ट्रांग डेमोक्रेसी कैसी बनेगी? जब हम लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। स्ट्रांग डेमोक्रेसी केवल 17 लोकसभा चुनाव से नहीं होगी, पार्लियामेंट और इलेक्शन कमीशन से नहीं होगी,
स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी होगी पीपुल्स पार्टिसिपेशन से, और जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो रेफरेंडम का मतलब है जनमत, रिकॉल बुलाना, विशुद्ध हिंदी में प्रत्यावाहन, रिकॉल इनिशिएटिव आरंभ करना, शुरुआत करना, यानी हम जो विधि का प्रस्ताव करेंगे वही संसद बना देगी। दैट इज इनिशिएटिव। अब जरा सोच के देखिए, लोकपाल बनवाने में कितना हमें मशक्कत करना पड़ा। इसे जनता को ये विधि बनाने का अधिकार नहीं है कि भाई राइट टू वर्क शुड बी द फंडामेंटल राइट इन इंडिया। काम करने का अधिकार हमारा मूल अधिकार होना चाहिए, ये हमें अधिकार होना चाहिए, और हम बताएंगे कानून कैसे होंगे। एक्टिव पार्टिसिपेशन। अगला अगला इसी विचार को बताते हुए मेंस ब्रिज ने कहा, इसी विचार को बताते हुए मेंस ब्रिज ने कहा, मेंस ब्रिज आदमी का पुल, मेंस ब्रिज इसी विचार को अभिव्यक्त करते हुए मेंस ब्रिज ने कहा कि सहभागी लोकतंत्र यूनिटरी डेमोक्रेसी है। यह एकात्मक लोकतंत्र है। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इज ए यूनिटरी डेमोक्रेसी जो एडवर्सरी डेमोक्रेसी से अलग है, जो विरोधात्मक लोकतंत्र से अलग है। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इज अ यूनिटरी डेमोक्रेसी जो एडवर्सरी डेमोक्रेसी से अलग है। जो एडवर्सरी डेमोक्रेसी से अलग है। और आपको याद दिला दें, लिबरल डेमोक्रेसी का और भी मतलब है। अच्छा, यूनिटरी का मतलब मैं बताना चाहता हूं, इसलिए मैं एग्जाम्पल दिया। देर इज वन अदर मीनिंग ऑफ ऑल्सो लिबरल डेमोक्रेसी, देर इज वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। वेस्ट मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का दूसरा ही मतलब है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। एंड वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी इज इन फैक्ट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। संसदीय लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है? वेस्ट मिनिस्टर मॉडल। और वेस्ट मिनिस्टर में क्या होता है? एक होता है सत्ता पक्ष, दूसरा होता है विपक्ष, एंड दैट इज ए एडवर्सरी। व्हाट इज एडवर्सरी डेमोक्रेसी? अगला पॉइंट, तो मेंस ब्रिज ने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष का विभाजन द डिवीजन ऑफ रूलिंग एंड अपोजिशन इन डेमोक्रेसी is a kind of adversary democracy. लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष का विभाजन इज अ काइंड ऑफ एडवर्सरी डेमोक्रेसी। अच्छा, इंग्लैंड के लोकतंत्र को वेस्ट मिनिस्टर क्यों कहा गया? क्योंकि पार्लियामेंट इज लोकेटेड ओवर अ प्लेस विच इज नोन एज अ वेस्ट मिनिस्टर। संसद जिस जगह पर स्थित है उस जगह का नाम क्या है? वेस्ट मिनिस्टर। इसलिए से वेस्ट, WEST, वेस्ट, ईस्ट वेस्ट वाला वेस्ट, वेस्ट मिनिस्टर। अब देखेंगे यूनिटरी डेमोक्रेसी क्या है, एडवर्सरी क्या है? सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, और विपक्ष का मूल काम क्या है? सरकार की आलोचना करना। लेकिन बताइए, सोशल मूवमेंट में कौन सत्ता पक्ष है, कौन विपक्ष है? ये बताइए, समाज का हित एक है या पक्ष विपक्ष है इसमें? इट्स यूनिटरी डेमोक्रेसी। तो अगला पॉइंट, जबकि एकात्मक लोकतंत्र का आशय
समूचे समाज की भलाई से है। इवन यूनिटरी डेमोक्रेसी मीन्स द वेल-बीइंग ऑफ एंटायर कम्युनिटी। ये समूचे समाज की भलाई का नाम है। तो यह है पार्टिसिपेटिव का मतलब, एक्टिव पार्टिसिपेशन। अच्छा, अभी ये दिला दे पार्टिसिपेशन कैसे होना चाहिए, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। क्योंकि एक बात तो आप जानते हैं, जितने भी लोकतंत्र के समकालीन सिद्धांतकार हैं वो पूंजीवाद के खिलाफ जरूर जाएंगे। अच्छा, पूंजीवाद पार्टिसिपेशन में प्रॉब्लम करता है या आसानी? तो अब वो बता दें ये पार्टिसिपेशन, अच्छा पार्टिसिपेशन कब होगा, सेंट्रलाइजेशन में या डिसेंट्रलाइजेशन में? अगला हेडिंग डिसेंट्रलाइजेशन इन डेमोक्रेसी। अगला हेडिंग है लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। अगला हेडिंग है डिसेंट्रलाइजेशन इन डेमोक्रेसी। अब जरा देखिए, तो पहला आपको देखिए, हु इज इंस्पायरिंग द पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी? क्लासिकल डेमोक्रेसी ऑफ एथेंस। इनका आदर्श कौन है? एथेंस का लोकतंत्र, क्लासिकल डेमोक्रेसी। और याद देखिए, क्लासिकल डेमोक्रेसी में चुनाव होता था या एक्टिव सीधा पार्टिसिपेशन? बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, पहले डेमोक्रेसी आई या पहले इलेक्शन आया? डेमोक्रेसी आई, इलेक्शन बाद में जुड़ गया। और दुर्भाग्य क्या हो गया, इलेक्शन ही लोकतंत्र का पर्याय बन गया। इसे जस्ट यू लुक द पास्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी, फर्स्ट डेमोक्रेसी केम इनटू एग्जिस्टेंस। और यूनानी युग में क्या था, इट वाज अ पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। लोकतंत्र का यही मतलब माना जाता था। और इससे पार्टिसिपेटिव जो प्रभावित हैं वो यूनानी युग से है, क्लासिकल डेमोक्रेट से हैं। और इस क्लासिकल डेमोक्रेसी की, और क्लासिकल डेमोक्रेसी क्या मानते थे, रिप्रेजेंटेटिव या डायरेक्ट? क्या मानते थे? डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। लेकिन इस बात को 18वीं सेंचुरी में रूसों ने फिर से रिवाइव किया था। इस ग्रीक युग के डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हु रिवाइव इन 18th century? That was the French philosopher रूसो, a person who born in Switzerland। इसे फ्रेंच फिलोसफर के बजाय स्विस फिलोसफर कहा ज्यादा सही रहेगा। स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ और रूसो ने कहा, रूसो ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी का विचार दिया, जिसे आजकल क्या कहा जाता है, प्लेबेसिटेरियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। रेफरेंडम के समानांतर में एक और शब्द होता है प्लेबेसिट। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहना है, एक और भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, PLEBIS। प्लेबेसिटेरियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का जनमत संग्रहीय मॉडल। मॉडल का मतलब नाम है, मॉडल तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का दूसरा नाम क्या है, जनमत संग्रही मॉडल। PLEBISCITARI, जनमत संग्रह करना। अरे जनमत संग्रह करना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहिए, प्लेबेसिटेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी कहिए, अभिप्राय एक ही है। और इसलिए रूसो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का बड़ा क्रिटिक था। रूसो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बड़ा क्रिटिक था। इसे कभी अगर आप क्लासिकल डेमोक्रेसी लिखने को आ जाए, रूसो की बात उसमें 2-4 लाइन यूनानी के साथ जरूर जोड़ दीजिए। और फिर क्लासिकल को आ जाए तो उसे पार्टिसिपेटिव को जोड़ दीजिए, पार्टिसिपेटिव आ जाए तो क्लासिकल को जोड़िए। अब एक शॉर्ट नोट्स लिख जाए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्लासिकल डेमोक्रेसी, और आप केवल यहां तक लिख के रुक गए, यहां तक नहीं आए, पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ये लिखने का आइडिया होता है। आज के डेट में डायरेक्ट डेमोक्रेसी से ज्यादा नजदीक कौन है, पार्टिसिपेटिव। तो रूसो ने कहा था, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव और लिबरल डेमोक्रेसी थोड़ा अलग है, क्योंकि यूनानी युग में उदारवाद नहीं था, डेमोक्रेसी थी। तो पहले उदारवाद आया, पहले लोकतंत्र आया? लोकतंत्र
पहले इलेक्शन आया, पहले डेमोक्रेसी आई? और आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए बता दें, आज की डेट में रेफरेंडम और प्लेबिसिट में तकनीकी अंतर किया जा सकता है, अदरवाइज दे आर सेम। अंतर इट्स वेरी थिन, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट डिफरेंस। पहले एक जमाना था जब प्लेबिसाइट और रेफरेंडम में अंतर किया जाता था। भाई प्लेबिसाइट का मतलब है, लोग कहा करते थे प्लेबिसाइट पॉलिटिकल मामले पे होता है। कश्मीर में हम बार बार प्लेबिसाइट की बात करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल इशू है, इंटरनेशनल इशू है, इशू रिलेटेड विथ माइनॉरिटी है प्लेबिसाइट। और लोग कहा करते थे रेफरेंडम हमेशा लीगल इशू पर होता है, कोई विधि बना दिया, उस पर जनता की राय जानना चाहते हैं तो रेफरेंडम। लेकिन अब देखिए ब्रिटेन में जो हुआ वो रेफरेंडम कहा गया, प्लेबिसाइट कहा गया? रेफरेंडम कहा गया। हाँ वो प्लेबिसाइट भाई लीगल इशू था, ब्रिटेन को रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए यूरोपियन यूनियन में। आजकल तो हर जगह, जैसे कि स्कॉटलैंड के लोग अलग होने की मांग कर रहे थे और कराया रेफरेंडम, प्लेबिसाइट नहीं। स्कॉटलैंड में रेफरेंडम हुआ वेदर दे वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ यूके और दे वांट टू बिकम ए सेपरेट स्टेट। रेफरेंडम रेफरेंडम प्लेबिसाइट के बीच का अंतर तकनीकी ही है, वास्तविक है नहीं। और दोनों का मूल अभिप्राय क्या है? जनता की राय के अनुसार शासन चले, यही तो है रेफरेंडम। यानी शासक शासन चलाएंगे या आम जनता? जनता का लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता का शासन। तो जनता ही तो शासन करेगी, प्रतिनिधि नहीं। इसे रूसो कहा करता था जैसे सांप नाथ वैसे नागनाथ। रूसो कहा करता था ब्रिटेन के लोग 5 साल में एक बार आजाद होते हैं जब वोट देने जाते हैं। इसलिए रूसो बड़ा ही क्लासिकल विचारक था, कहते डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यहां पूरी आजादी मिलेगी। लेकिन अब बताइए पार्टिसिपेटिव इंस्पायर किससे है? इनसे, क्लासिकल से। दे आर रिवाइविंग द क्लासिकल डेमोक्रेसी ऑफ ग्रीक एज। लेकिन अगर ग्रीक एज की क्लासिकल डेमोक्रेसी को रिवाइव करना चाहते हैं तो क्या आज की डेट में डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव है? इसलिए अब आप कहेंगे चुनाव खत्म कर दिया जाए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब देयर शुड बी नो पार्लियामेंट, नो इलेक्शन, नो इलेक्शन कमीशन। संभव है क्या? नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। ये हो सकता है। इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी ध्यान कहां पे है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में पहला सहभागी लोकतंत्र के समर्थक शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं। They're emphasizing over the decentralization of power. सहभागी लोकतंत्र के समर्थक शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं। अच्छा, जैसे शक्तियां विकेंद्रीकरण कर देंगे तो लोगों की सहभागिता बढ़ेगी। कैन यू टेल मी एनी एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया? पंचायती राज। इसे अपने गांधी का जब उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था तो हमने पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया था। वहां मैंने उसके मतलब नहीं बताया कि मुझे पता था इसका पढ़ना है यहाँ पे। इसे याद रखिए, गांधीज्म इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी क्या मानता है? पूरे देश में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं ला सकते, नीचे तो ला सकते हैं। नीचे क्या प्रॉब्लम है? इसलिए दे बिलीव इन ए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए और शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। दूसरा, कई बार लोग कहते हैं पार्टिसिपेटिव और ऑल्सो अ काइंड ऑफ रेडिकल डेमोक्रेट, आमूलवादी लोकतांत्रिक है। व्हाट डज इट मीन रेडिकल डेमोक्रेसी? लोकतंत्र सरकार का रूप है, समाज का भी रूप है। समाज का रूप है, अर्थव्यवस्था का भी रूप है। अब देखिए, हु आर द पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेट्स? मैकफरसन तो वही है। अब जरा और भी नाम आप देखिए, निकोस पोलंजा,
निकोस पलांजा। निकोस पलांजा ने क्या कहा? लोकतंत्र और पूंजीवाद एक दूसरे के विरोधी हैं। वही बात मैकफर्सन ने भी कहा। तो मैकफर्सन की बात बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। तो व्हाट निकोस पलांजा सेड दैट डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म आर अपोजिट विथ ईच अदर। डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म आर अपोजिट विथ ईच अदर। और इसीलिए क्यों आप देखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र पहले कारखाने में भी होना चाहिए कि सरकार में होना चाहिए? किस फैक्ट्री में डेमोक्रेसी है? अगर फैक्ट्री में डेमोक्रेसी हो जाए तो हु शुड बी द ओनर ऑफ फैक्ट्री? वर्कर। अच्छा, लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है, अल्पमत का शासन होता है, तो फैक्ट्री में किसका शासन होगा? और वर्कर से कुछ पूछा नहीं जाता है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, इसलिए निकोस पलांजा ने आर्थिक लोकतंत्र का समर्थन किया। ही सपोर्टेड द नोशन ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसलिए इन्होंने आर्थिक लोकतंत्र का समर्थन किया। पलांजा सपोर्टेड द नोशन ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इन्होंने आर्थिक लोकतंत्र का समर्थन किया। भाई आर्थिक लोकतंत्र का इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का ही अभिप्राय एक है। और बताइए, अब बहुत हमने पहले शायद एग्जाम्पल आपको बता रखा है, देश का वित्त मंत्री हम चयन करेंगे, बस अपने कारखाने का मालिक नहीं। इसे कहा जाए डेमोक्रेसी शुड बी इन ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, दैट इज रेडिकल। और दूसरा सोशल डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव में दूसरा क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी सोशल डेमोक्रेसी टू। सोशल कैसा होना चाहिए, ये बात कही है, ये तो इकोनॉमिक है। और किसने कहा, फेमिनिस्ट कैरोल पेटमैन। कैरोल पेटमैन ने कहा, CAROLPATMAN, कैरोल पेटमैन ने कहा परिवार भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। इवन फैमिली शुड ऑल्सो बी डेमोक्रेटिक। फैमिली शुड ऑल्सो बी डेमोक्रेटिक। इसका मतलब है अगर लोकतंत्र राजनीतिक रूप में हो तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी का ध्यान कहां पे है, पॉलिटिकल। लिबरल डेमोक्रेसी नेवर एम्फेसाइज ओवर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। बहुत ध्यान से देखेंगे, मार्क्सिस्ट इस पे ध्यान देते थे। मार्क्सिस्ट एम्फेसाइज ओवर सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, बट दे हैव डिस्ट्रॉयड द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटिव नहीं मानते। दोनों को साथ लेके चलना है आपको, दोनों को साथ लेके चलना है। इसलिए बैकग्राउंड आपको ध्यान रखना है कि मार्क्सिस्ट ने सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र देते देते राजनीतिक लोकतंत्र खत्म कर दिया। लिबरल डेमोक्रेसी में क्या हुआ, इसे रेडिकल। रेडिकल का मतलब है कि लोकतंत्र सभी क्षेत्रों में होना चाहिए, समाज के क्षेत्र में नहीं। और दूसरी बात, पॉलिटिकल मैंने पहले बता दिया, इकोनॉमिक हो गया, सोशल हो गया। और दूसरी बात यह भी है, दूसरी बात डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस को भी डेमोक्रेटाइज करिए, खास तौर पे ब्यूरोक्रेसी को। अब कहेंगे ब्यूरोक्रेसी को डेमोक्रेटाइज नहीं, ब्यूरोक्रेसी को ट्रांसपेरेंट बनाना है, पारदर्शी। वी नीड अ ट्रांसपेरेंट ब्यूरोक्रेसी। इसको आप पारदर्शी बनाइए। और दूसरी बात है, पार्टी को डेमोक्रेटाइज करिए। जो दुनिया का सबसे अचंभा सत्य है, ऑल द पार्टीज आर अनडेमोक्रेटिक। पॉलिटिकल पार्टी को आप डेमोक्रेटिक करिए पहले।
अब देखेंगे दैट इज मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। अब बताइए कि इवन पॉलिटिकल पार्टीज आर कंसीडर्ड एज ए व्हील ऑफ अ डेमोक्रेसी बट दे आर अनडेमोक्रेटिक। भारत में बताइए कोई पार्टी लोकतांत्रिक है? अच्छा, पार्टी के लोकतांत्रिक होने का मतलब है पार्टी प्रेसिडेंट का चुनाव पार्टी कार्यकर्ताओं से हो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वोटिंग हो तो राहुल गांधी प्रेसिडेंट रहेंगे। अब देखिए, अब बीजेपी का प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए? अब वो बीजेपी कार्यकर्ता नहीं बताएंगे, कौन बताएगा? अमित शाह बताएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। जेपी नड्डा कार्यकारी है, अरे भाई वोटिंग करा लो, कार्यकारी क्यों है? इसलिए, और बहन जी के सामने बोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अब बताइए, हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में है और पार्टी ही अलोकतांत्रिक है। यहां तो वन मैन शो है, वन मैन शो है। इसलिए, और हमारे यहाँ तो फैमिली पार्टी चल रही है, पार्टी नहीं है, फैमिली पार्टी। फैमिली का प्रभावशाली होना सामंतवाद का लक्षण है या लोकतंत्र का? तो हम कहाँ हैं ये आप तय करिए। लेकिन पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी के थ्योरिस्ट ने यही कहा, देयरफॉर इट्स रेडिकल, क्योंकि हर जगह लाना चाहता है आमूलवादी लोकतंत्र। केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो ना, पार्शियल है, पार्टिसिपेटिव, ये इनका मानना है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए, ये लोग व्यक्ति को पार्टिसिपेशन क्यों? अपनी भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए। क्योंकि समाज की भलाई होगी उसमें हमारी भलाई अपने आप हो जाएगी। समाज से हम समाज के बाहर हैं। इसे व्यक्ति उपभोक्ता नहीं है, सृजनात्मक है, नैतिक है, उसको आजादी चाहिए, लेकिन समाज में समानता भी होनी चाहिए। कोई सवाल है? आपके पास सवाल नहीं तो मेरे पास सवाल है। और मेरे पास सवाल ये है कि आपको पार्टिसिपेटिव और डिलिबरेटिव में अंतर क्या लगा? आपको पार्टिसिपेटिव और डिलिबरेटिव में अंतर क्या लगा? अच्छा, ये बात रखिए, अब देखिए नाम का ही खेल है। अच्छा बता, यदि अगर कई बार हम सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का एक और भी नाम दे सकते हैं, सबस्टेंटिव डेमोक्रेसी। नाम का ही खेल है। आप कहते हैं सबस्टेंटिव जस्टिस, जहां भी सबस्टेंटिव का मतलब तत्वात्मक, मूल, तत्वात्मक है, मूल है, आधारभूत है, सबस्टेंटिव। इसलिए सबस्टेंटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। और शायद एग्जाम में पूछा भी गया है। अब यदि इससे सरल सवाल कुछ हो नहीं सकता, तो सबस्टेंटिव डेमोक्रेसी पूछा जाए तो तुरंत पार्टिसिपेटिव पर आगे बढ़ जाइए, एग्जामिनर अपने आप इंप्रेस होगा। अच्छा, सबस्टेंटिव डेमोक्रेसी पूछी जाए बस लेमैन के अर्थों में लिख देंगे। इसलिए कहा जाता है डेमोक्रेसी प्रोसीजरल हो सकता है, सबस्टेंटिव क्या होना चाहिए? अच्छा, लोकतंत्र प्रक्रियात्मक होना चाहिए, तत्वात्मक क्या? अच्छा, प्रक्रियात्मक का मतलब क्या है? आज आप बोल नहीं पता नहीं क्या बात है, आवाज ही नहीं सुनाई दे रही आपकी। कोई दुख में अभी कल, अच्छा कल का दुख दूर नहीं हुआ क्या? अभी दूर नहीं हुआ दुख? अच्छा, कोई बात नहीं, दूर हो जाएगा, तेजी से बताइए। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का मतलब क्या है? अरे चुनाव करवाना, मतदान, कल बताया था नहीं मैंने? प्रोसीजरल डेमोक्रेसी मीन्स वोटिंग, वोटिंग। और सबस्टेंटिव मीन्स सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। लोकतंत्र कहाँ होना चाहिए? समाज में भी होना चाहिए और अर्थव्यवस्था में भी होना चाहिए। दैट इज सबस्टेंटिव, दैट इज सबस्टेंटिव। तत्वात्मक, जहां भी सबस्टेंटिव शब्द आएगा उसका मतलब ये होगा सबस्टेंटिव जस्टिस, सामाजिक आर्थिक न्याय, सबस्टेंटिव डेमोक्रेसी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। जहां भी सबस्टेंटिव आ जाए मतलब एक ही है। और फिर किसी ने पूछा कम्युनिकेटिव एक्शन का मतलब क्या है? कम्युनिकेटिव एक्शन का मतलब ही वही जो 5 पॉइंट हमने बताए कि आपस में विवाद करना, संचार करना, संवाद करना समाज की भलाई के लिए, न कि मीडिया से प्रभावित होकर। और आजकल मीडिया से प्रभावित होकर सारी बात करते हैं। अच्छा, वोडाफोन का टैग टाइम इतना है, ये कम्युनिकेटिव एक्शन नहीं है।
कि वोडाफोन का टक टाइम कितना आता है, या एक के साथ एक झूठ है, ये कम्युनिकेटिव एक्शन नहीं है। भ्रष्टाचार को बदलना है, ये कम्युनिकेटिव एक्शन है। अब अगला सवाल मेरा है, ये है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र तत्वात्मक, ये स्पष्ट है। तत्वात्मक का मतलब है पार्टिसिपेटिव का ही दूसरा नाम है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। अच्छा, मार्क्सवादी। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा जाए, हु इज अ परफेक्शनिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। परफेक्शनिज्म का मतलब मार्क्सवादियों के लिए ही लगता है, लेकिन चूंकि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात तो मार्क्सवादी भी करते हैं, तो तत्वात्मक ने एक लाइन उनके लिए भी बार लिख सकते हैं। भाई सामाजिक आर्थिक डेमोक्रेसी की बात तो मार्क्सिस्ट करते हैं, भले ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को उड़ा दिया। अगला, अब बताइए, और कुछ पूछना आपको? अच्छा, अब अगर आप नहीं पूछ रहे हैं, अब बताइए, डिलिबरेटिव पार्टिसिपेटिव में आपको अंतर क्या समझ में आया? डिलिबरेटिव पार्टिसिपेटिव में कुछ अंतर समझ में आया या नहीं? कैन यू फाइंड आउट सम डिफरेंसेस बिटवीन डिलिबरेटिव एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी? अंतर को समझ में आया या नहीं? नहीं आया तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन बोलिए, आया कि नहीं? आया। अच्छा, समानता भी है केवल अंतर भी है? क्या आपको याद लगे? अच्छा, ये दोनों में समानता है, दोनों एक ही बात का कॉन्टेक्स्ट लेके चलते हैं, दोनों इसका विरोध करते हो, दोनों ये सही है कि नहीं है? पहले समानता, दोनों इस सिस्टम का विरोध करते हैं पहला, और दोनों किसका विरोध करते हैं? वोट सेंट्रिक डेमोक्रेसी का। भाई समानता नहीं होगी, ये भी पूंजीवाद के विरोधी है, ये भी वन पार्टी कम्युनिस्ट सिस्टम के विरोधी है, और बोथ आर अपोजिंग द वोट सेंट्रिक डेमोक्रेसी। समानता हो गई कि नहीं? दूसरा, दोनों पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टी है। कई बार तो एक कंफ्यूजन अब पैदा होना स्वाभाविक है कि आप दोनों पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, लेकिन अंतर कहाँ है? अंतर बड़ा ही सामान्य सा है, थोड़ा सा है। दोनों पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, बस ध्यान में रखना यह है, जब हम कंपैरिजन बताते हैं, मान लीजिए ऐसा कंपैरिजन आ गया तो पॉइंट वाइज लिखने के स्कॉलर के नाम भी तो लिखेंगे, अब फिर दोबारा रिपीट हम करेंगे इस बात को। इसे केवल आप अगर पॉइंट वाइज भी लिख रहे हैं तो ऑलवेज विशेषण लिखिए, स्कॉलर के नाम जरूर लिखिए। कई बार वो लोग गलतियां करते हैं, हमने पॉइंट वाइज बताया एग्जाम में, पॉइंट वाइज से लिख के चले आए। अरे भाई, वो सारी बातें आपको लिखनी है। अब देखिए अंतर कहाँ है, बोथ आर पार्टिसिपेटिव, अंतर कहाँ है? अंतर केवल तकनीक किस्म का है, सिमिलरिटी 90% है, अंतर 10% है। अंतर तकनीक क्यों? ये पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, लेकिन थ्रू डिबेट, डायलॉग एंड डिस्कशन। पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन, डिसएग्रीमेंट, जो भी आप कह लीजिए, लेकिन ये पार्टिसिपेशन की बात करते हैं रियल पार्टी, सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट के द्वारा, और कैसे? रेफरेंडम, प्लेबेसाइट, रेफरेंडम है, प्लेबेसाइट है, इसके द्वारा पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। इसे आप याद रखिए, बहुत बड़ी समानता है दोनों में। अगर समानता नहीं पूछा जाए तो काटलाइन कहीं बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं आप। दूसरी बात है, डिलिबरेट डेमोक्रेसी का आदर्श पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहां डिस्कशन होगा, डायलॉग होगा। फॉर देम आइडियल इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र। जबकि इनका डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑफ रूसो एंड ग्रीकेश, इनका जो आदर्श है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है।
इनका आदर्श क्या है? रूट्स से है, क्लासिकल डेमोक्रेट से है। दे आर मोर बिलीव इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड फॉर देम, इसका मतलब जो मिल ने कहा था कि पार्लियामेंट होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, इनका मूल आधार ये है। बाकी सब चीजें एक ही तो है। बाकी आप देखेंगे डिलिबरेटिव और पार्टिसिपेटिव में बहुत अंतर कर पाना मुश्किल होगा। दोनों व्यक्ति को नैतिक मानते हैं, समानता हर जगह है। दोनों व्यक्ति को मॉरल मानते हैं, नैतिक मानते हैं। दोनों पूंजीवाद के खिलाफ हैं, दोनों पूंजीवाद के खिलाफ हैं। और भाई जो पूंजीवाद के खिलाफ होगा वो अपने आप में डेमोक्रेसी को मानेगा ही। अच्छा, दूसरी बात, एक तकनीक अंतर और करना चाहेंगे तो ये क्या करते हैं? अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान देते हैं, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की बात, एक एक व्यक्ति बात। ये कहते हैं कंसेंसस, आम सहमति। ये कहते हैं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं, आम सहमति। ये जब आम सहमति की बात ये भी करते हैं, इनका ध्यान थोड़ा माइनॉरिटीज पे ज्यादा है, बट इनका ध्यान कहाँ है? पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरीवन। अच्छा भाई, सारी बातें समान है तो कभी आप पढ़ के देखिएगा तो आपको लगेगा दोनों चीजें एक ही है। डिफरेंस केवल बिल्कुल माइनर है, थोड़े थोड़े अंतर है। बाकी सब दोनों व्यक्ति को नैतिक मानते हैं, दोनों परंपरागत लोकतंत्र के खिलाफ रिएक्शन देते हैं। बाकी तो कुछ भी लगा लीजिए, बताए क्या हो सकता है? किस पे? मतलब भाई देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन के बाद अब वैसे आप कह सकते हैं कि अदरवाइज सब पार्टी डिलिब्रेशन तभी तो होगा जब डिसेंट्रलाइज किया जाए, डायरेक्टेड डायलॉग, बातचीत, संवाद। इसे याद रखिए, दोनों लिबरल डेमोक्रेसी को रिफॉर्म करना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। क्या? रिफॉर्म। दे आर मोर विलिंग टू रिफॉर्म द लिबरल डेमोक्रेसी रादर देन डिस्ट्रॉय, क्योंकि उन्हें संसद से आपत्ति नहीं है, चुनाव से आपत्ति नहीं है। वो लिबरल डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशन को रखना चाहते हैं, उसको ज्यादा डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं। एक ही फर्क है। और मार्क्सिस्ट क्या कहना चाहते थे? लिबरल डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्शन करना चाहते थे। अब जरा कुछ अंत में बात लिख लीजिए, अंत में समकालीन घटना से कैसे हम जोड़ लें। अगला हेडिंग। अच्छा, आप एक बात याद रखिए, अब इसी बात को हम इंटरनेशनल रिलेशन कैसे देखते हैं। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति लोकतांत्रिक है, सत्य पे चलती है। अब इसी बात को आईआर में अप्लाई कर लीजिए। अच्छा, दूसरा, आईएमएफ और संयुक्त राष्ट्र संघ डेमोक्रेटिक होना चाहिए नहीं है या नहीं? यही पूरा कॉन्सेप्ट आपको आईआर में लगा दीजिए। कॉन्सेप्ट एक ही है। अब देखिए, एक लास्ट हेडिंग लिख लीजिए, उसके बाद फिर अच्छा, राज्य का सिद्धांत आपको बताना है, फिर वही उदारवाद, मार्क्सवाद। फिर अधिकार में भी वही चलेगा, उदारवाद, मार्क्सवाद। तो लिख लीजिए, हम आपको बता देंगे, पढ़ के आइएगा, अधिकार और राज्य पढ़ के आइएगा। उसके बाद फिर आखिरी चैप्टर पॉलिटिकल थियरी का डेवलपमेंट, और वो हमें आप बताइएगा। पहला पॉइंट, वर्तमान विश्व में। हेडिंग, लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, चैलेंजेस बिफोर द डेमोक्रेसी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। अच्छा, किसी ने पूछा है कि मैकफरसन ने स्वतः मूलक व्यक्तिवादी, हम आगे बता देंगे, हॉब्स में, लॉक में बता देंगे, थिंकर बता देंगे आपको। अच्छा, कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि थियरी पढ़ते हैं, कुछ शब्द उनको अगर क्लियर ना हो पा रहे, थिंकर में वो जिन भी शब्द को अगर हम स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको स्पष्टीकरण आपको जरूर मिलेगा। खैर, थोड़ा वेट कर लीजिए,
पहला, चीन के शक्तिशाली उभार से उदारवादी लोकतंत्र को गहरी चुनौती प्राप्त हो रही है। नाउ लिबरल डेमोक्रेसी is getting challenged from the powerful rise of China. चीन के शक्तिशाली उभार से उदारवादी लोकतंत्र को चुनौती मिल रही है, क्योंकि चीन में एक दलीय शासन है। There is one party government in China. क्योंकि चीन में एक दलीय शासन है। और देखिए, शी जिनपिंग को पूरे जीवन का राष्ट्रपति बना दिया गया। और एक बात चीन को देखेंगे, चीन गैर लोकतांत्रिक होते हुए एक बात तो अच्छी है, ये पावर सक्सेशन ऑफ पावर पीसफुल होता है। नॉर्थ कोरिया जैसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति है, पिता का बेटा राजा, उसका बेटा। चाइना में टेंडेंसी नहीं आने पाई। लेकिन ये बात तो है, चीन जैसे आगे बढ़ेगा, अमेरिका के लिए आईआर में चैलेंज होगा या अमेरिका के मूल्यों को भी खतरा पैदा होगा। लोकतंत्र, उदारवाद, स्वतंत्रता कहां से आया? इट्स ग्रेटर चैलेंज। दूसरा पॉइंट, व्लादिमीर पुतिन, रूस। दूसरा पॉइंट, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। व्लादिमीर पुतिन of Russia became the president for 4th time in a row. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं। जहां एक ही दल का वास्तविक प्रभाव है। where only one party system prevails। और बात को इस तरीके से देखिए, आज की दुनिया में चीन ने $60 बिलियन अफ्रीका को दे दिया है, $150 बिलियन लैटिन अमेरिका को दे दिया है, $40 बिलियन पाकिस्तान को दे दिया है। यानी पैसा, आप चीन के पास पैसा लेके जाइए। एक जमाना था पैसा देता कौन था? अमेरिका, यूरोप, IMF। आज पैसा बांट कौन रहा है? चाइना। और ये बात आप याद रखिए, चीन से लोग पैसा मांगने जाते हैं और वो कहते हैं, भाई ये बताओ कि हमारे यहाँ ये मानवाधिकार, लोकतंत्र। चीन कहता है, ये क्या है? ये मानवाधिकार क्या है? डेमोक्रेसी क्या है? उसने कुछ भी करो, लड़ो मरो, इससे मतलब नहीं है। हमारी टार्च लेके जाओ, देख देख के मारो। मानवाधिकार, डेमोक्रेसी, चीन कहता सब चोचलेबाजी नहीं चलेगी, सब बेकार के विचार हैं। इस याद रखिए, ये चीन का प्रभाव है या उदारवादी सिस्टम का अवसान है? हमारा क्या होगा दोस्तों? हमने तो बड़े अगला पॉइंट, अच्छा मतलब लोकतंत्र खत्म ही है, बस एक पॉइंट लिखवाना है। तो कल आप अधिकार और राज्य पढ़ क्या पाइएगा।